अब देखते हैं हम वॉल्यूम बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है ना। मतलब ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू हमें वॉल्यूम निकालना है, वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान देना इधर। मान लिया जाए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि एक क्यूबाइड है हमारे पास में, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, क्यूबाइड है, और क्यूबाइड को इस प्रकार से रखा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। कहने का मतलब 3 डायमेंशनल में कि ये क्या बन गई, इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। इस प्रकार से क्या रखा है इसको, एक्स वाई जेड प्लेन पर इसको रखा हुआ है। क्लियर। ये क्या बन गया, इसका ओरिजिन बन गया। ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। मान लिया जाए कि जो ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड की जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, यहाँ पर ये है। कहने का मतलब एक्स में ये है, वाई में 0 है, जेड में क्या है, 0 है। इसकी जो क्यूबाइड की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स में 0 और वाई एक्सिस पर आई हुई है ये, तो वाई में कितना है, b, और जेड में कितना है, c है। यदि मान लिया जाए जेड है, यानी कि उस क्यूबाइड की क्या है, हाइट है, और हाइट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू क्या है, c है। और इस क्यूब का या क्यूबाइड का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसे, ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो बड़ा सिंपल सा काम है। जैसा हमने डबल इंटीग्रेशन में काम किया था, डबल इंटीग्रेशन में क्या करते थे हम, 2 डायमेंशनल हमारे पास में कुछ ज्योमेट्री थी, हम क्या करते, इसको एक्स एक्सिस में बाउंडेड करते थे, और फिर उसके बाद में वाई एक्सिस में बाउंडेड करते थे, और इसका एरिया फाइंड आउट करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करना है हमें। क्या करना है, इसको बाउंडेड करना है कि एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है ये, वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है, और जेड एक्सिस में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी बाउंड्री कंडीशन, और कहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। और इसी के थ्रू हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे और निकालेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम का इसका फार्मूला बनता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। इसको बोला जाता है वॉल्यूम। बात समझ में आई। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये हुआ ट्रिपल इंटीग्रेशन से करना है dv, और dv मीन्स क्या हो गया, 3 डायमेंशनल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मान लिया जाए कि, ध्यान देना इधर, z इज इक्वल टू कितना है, जेड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर गया। यहाँ पर क्या है, जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक हो गया, ये c तक हो गया। इसी प्रकार आप अगर y में देखेंगे तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, जो क्यूबाइड जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ, 0, और हाईएस्ट उसकी पोजीशन क्या है, इसकी b है, ये 0 हो जाएगा। y ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c है ना। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 टू b। और सेम इसी टाइप से अगर x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से ये हो जाएगी। इंटीग्रेशन करने का तरीका ये रहेगा कि जो सबसे लास्ट में लिखा है उसके रिस्पेक्ट सबसे पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा। ध्यान देना इधर, सबसे लास्ट में जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा। कहने का मतलब अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार से चला जाता है। ये जेड है तो जेड, ये वाई है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। ये एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा। तो ये बन जाता है इसका वॉल्यूम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस क्यूबाइड का हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। फिर से और एक बार मान लिया जाए कि, और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज करें कि हमें एक कंडीशन दी हुई है कि फाइंड द वॉल्यूम विच बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। सपोज करें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है। इसी के साथ में आपको बोला है कि z इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 3 है। इस सिलेंडर का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो क्या करता है, z इज इक्वल टू 0 से और z इज इक्वल टू y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 3 से जो बनेगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। एक एक करके बात करते हैं। आप अगर इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है, ये काय की इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, सर्कल की इक्वेशन दिखाई दे रही है। काय की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। यदि हम इसको ये एक्स एक्सिस और एक्स डैश डबल इंटीग्रेशन के बारे में अगर सोचे तो y और y डैश ये बन गया।
ये काय की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स वाई प्लेन पर और इस प्रकार से बनेगी। इसकी रेडियस कितनी रहेगी, रेडियस रहेगी ये, रेडियस कितनी रहेगी, ये रहेगी। इसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एक स्ट्रिप बनाना होगा, इस प्रकार से एक स्ट्रिप बनाना होगा। बात समझ में आई। आपको क्या करना होगा कि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मतलब कर्व टू कर्व हमें चलना होगा। और फिर उसके बाद में हम कांस्टेंट देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ये है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है। तो एक्स को बाउंडेड करना होगा माइनस ए से लेके ए के बीच में। हमने क्या किया, अभी 2 डायमेंशनल इसका डायग्राम बनाया। इसी के साथ में अगर मान लिया जाए कि 3 डायमेंशनल इसको अप्रोच करते हैं हम, 3 डायमेंशनल समझते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये वाई और ये क्या हो गया, जेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना है ना। इसी डायग्राम को मैं क्या 3 डायमेंशन में बनाता हूँ, कहने का मतलब वो एक्स वाई प्लेन पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। आगे चल के आपको ये बोला है कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल क्या है, जैसे मान लिया जाए कि 3 डायमेंशनल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए ये 3 डायमेंशनल बनाया। सबसे पहले क्या है, नीचे क्या है, एक रिंग है जो कि हमने सर्कल बनाया। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, यहाँ पर जेड एक्सिस हो गई। एक नीचे रिंग हमने यहाँ पर बना दी, और इस रिंग पर अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, वाई पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस का ये निचला हिस्सा जो है वो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद में बोला है कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो एक प्लेन ऐसा है कि जो वाई जेड प्लेन पर, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। वाई जेड प्लेन में कोई एक प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार का कोई प्लेन है, और वो प्लेन क्या करता है, इसको कट करता है। नहीं आई बात समझिए। जहाँ पर कट करेगा वहाँ तक ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, और जहाँ तक कट कर रहा है वहाँ तक का हमें वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड करना है। फिर से और एक बार देखिए, फिर से ये सिलेंडर कहाँ तक गया, ये जेड एक्सिस में इस प्रकार से आगे की ओर ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, पता नहीं कहाँ तक गया, इधर इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, जेड इज इक्वल टू 0 से हुआ। इसका मतलब जेड की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, ये ओरिजिन पर होगी, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 होगी। हमें बोला है y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कोई एक प्लेन है जो कि क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो इस प्लेन ने क्या कर दिया, इसको, इस सिलेंडर को कट कर दिया। तो हमें यहाँ से लेके जेड इज इक्वल टू 0 से लेके इस कट किए तक का वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। बात क्लियर है। तब उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होगा। जेड की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, जेड इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, इस प्लेन ने जो कट किया वहाँ तक का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जेड को बाउंडेड करेंगे हम इससे, जिसने उसको कट किया है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई। क्लियर। अच्छा, जेड का काम खत्म। अब हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल का हमें एरिया निकालना होगा। इस प्रकार से एरिया निकालना होगा कि नहीं आई बात समझ में। अब ये देखिए कि मुझे अगर इस बॉटल का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसका क्या करना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। यहाँ तक पानी भरा, यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, इस सरफेस का, ये अगर मान लिया जाए कि ये क्या सिलिंड्रिकल है, इस सर्कल का मुझे क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। और जब एरिया निकलेगा और फिर उसकी हाइट में अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उस एरिया के हाइट में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मुझे क्या, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि इसी एरिया के ऊपर तो रखा हुआ है ना ये पानी। देखिए
आप दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या है, सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस कितनी r है, ठीक है, और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका, एक सिलेंडर का, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये h है। आप मेरे ख्याल से जानते होंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। क्या होता है मालूम है, जानते हैं आप कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला ये क्या होता है। उसका कारण ये है कि जैसे मान लिया जाए सिलेंडर है, सिलेंडर बना कैसे है, इसकी बनावट तो देखिए आप, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल दिखाई दे रहा, और इसका रेडियस कितना है, पाई, इसका रेडियस कितना है, r है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। इस सिलेंडर का जो एरिया है वो एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर है। और जो आपने इसके अंदर पानी भरा है या कोई भी चीज भरी है तो काय के ऊपर आई है, एरिया के ऊपर इस प्रकार से एक लेयर बनती हुई जा रही है, और लेयर जो बनी है वो कितने हाइट तक बनी है, h हाइट तक बनी है, इसलिए तो पाई r स्क्वायर h इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया रहेगा उसी के ऊपर हमने पानी भरा है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोलता है कि आपको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, और इस एरिया को हमने क्या किया, बाउंडेड किया z इजिकल टू यहाँ से लेके इस प्लेन तक, तो हमने यहाँ पर z इजिकल टू ये बाउंडेड कर दिया। अब इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए जो स्ट्रिप बनाई है हमने, और वो कैसे बनाई जाती है ये हमने डबल इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से सीखा। ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान देना इधर, ये सारी बातें हमने डबल इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं। याद रखना, जब भी स्ट्रिप बनाना है तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाइए या तो फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बनाइए। मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल बनाया। इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको इस कर्व की इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालना है, वाई की वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। क्या बताता है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन ये बताता है कि ये जो कर्व है ना यहाँ पर, ये वाला कर्व इधर वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाला, भाई एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो माइनस साइन दिखाता है वो कहाँ दिखाता है, इस कर्व को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव, और जो पॉजिटिव साइन दिखाता है ये ऊपर वाले कर्व को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब आपने क्या किया, इस कर्व का को इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंडेड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और कहाँ तक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी करेगा। क्लियर, समझ में आई ना बात। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे में बाउंडेड कर दिया, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि एक समय कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो स्ट्रिप का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन में कर्व टू कर्व चलना है तो चल गए, कर्व टू कर्व यानी कि वेरिएबल टू वेरिएबल, और दूसरे साइड में क्या करना होता है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट चलना होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्लस ए, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए टू ए। जेड की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वाई की रिस्पेक्ट करेंगे, और फिर एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन बन गया था ये पूरा कंप्लीट ही क्वेश्चन बन गया। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। कौन सा वॉल्यूम आएगा, इस कर्व ने, इसने इस प्लेन ने इसको जो कट किया है वो ये वाला पूरा हमारे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर। और एक बात, मान लिया जाए कि हमारे पास में, इसको मैं हटा रहा हूं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हमें सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, और दूसरी बात ये देखना है हमें कि ये जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है ट्रिपल इंटीग्रेशन, वहां पर एक एक बात पर डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से इसकी प्रोसेस क्या होती है इंटीग्रेशन करने की। तो उस टॉपिक को अगर आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर।
और आपको ये बता दूं कि सारे टॉपिक जो है वो टीच टेक ऐप पर उपलब्ध है। टीच टेक कॉलेज के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगी, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, सारे वीडियो आपको एक लाइन से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लियर? साथ ही साथ में वहाँ पर एमसीक्यू भी मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी गेट और ईएससी या जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड बाकायदा एमसीक्यू भी मिलेंगे। आप वहाँ पर एक तरफ से आप देखते जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है? अच्छा, सपोज करें कि हमारे पास में एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से जानते ही होंगे क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। काय की इक्वेशन है ये? स्फेयर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फेयर, इक्वेशन ऑफ स्फेयर। ठीक है? इस इक्वेशन मतलब इस स्फेयर का हमें वॉल्यूम निकालना है, इस स्फेयर का हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मालूम है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाता है और डी वी यहाँ पर लिखा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लिमिट क्या यहाँ पर लेना होगा। क्लियर? लिमिट लेने के लिए या इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में तीन मेथड है। एक तो मेंसुरेशन है, जो कि हमने 9, 10, 11, 12 में मेंसुरेशन पढ़ा था, उसके थ्रू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। हमें मालूम है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ये है, तो 4/3 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है? ये है। तो ये बन गया डायरेक्ट मेंसुरेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक स्टेप में इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब ट्रिपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करने की भी दो मेथड है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म से करिए आप इसको, या तो फिर पोलर फॉर्म से करिए। ठीक है? हमने जब ट्रिपल इंटीग्रेशन किया था तो इसको सॉल्व किया था कि किस प्रकार ट्रिपल इंटीग्रेशन से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है? अब यहां पर केवल हम ये बात करेंगे कि लिमिट किस प्रकार से निकाली जाती है। भाई जेड को हमें बाउंडेड करना होगा, जेड को बाउंडेड करना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड को कैसे बाउंडेड करना होगा कि जेड एक्सिस में ये स्फीयर जो बना हुआ मालूम है कैसे बना है? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गई। अगर मैं जेड को अगर आगे की ओर बढ़ाऊं तो ये बन गया जेड डेस, और वाई को पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये वाई डेस, और एक्स को इस टाइप से बढ़ाऊं तो ये क्या बन गया? एक्स डेस। वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। यदि हम स्फीयर देखें तो एक हमारे पास में यहाँ पर एक स्फीयर इस प्रकार से स्फीयर बन जाएगा, 2 डायमेंशनल दिख रहा होगा, ये पूरा एक गोला इस प्रकार से बनेगा। आपने देखा कि ये जो गोला है वो एक्स में भी उतना ही रहेगा जितना एक्स डेस में है, वाई में उतना ही रहेगा जितना वाई डेस में, जेड में उतना ही रहेगा जितना जेड डेस में है, उतना ही रहेगा। साथ ही साथ में हमने ये देखा कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर क्या रहेगा? इसका जो सेंटर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? इसके ओरिजिन पर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जेड को जो बाउंडेड करेंगे हम, जेड को जो बाउंडेड करेंगे वो कहाँ से करेंगे? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो जेड की जो वैल्यू आएगी, हमने क्या किया? इसको उस साइड कर दिया और अंडर रूट ले लिया, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा? जेड इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके कहाँ तक? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड की वैल्यू निकल गई, जेड को बाउंडेड कर दिया हमने, अब जेड को कट कर दिया हमने, हटा दिया। अब हमारे पास में क्या बचा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड हट गया, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो इतना आ गया। इसका मतलब y की जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी? माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या रहेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये भी तो y एक्सिस में भी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा। y का भी काम खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए तक रहेगा।
और डी वी का मतलब हो गया पहले जेड आया तो जेड की रिस्पेक्ट, फिर वाई आया तो वाई की रिस्पेक्ट, फिर एक्स आया तो एक्स की रिस्पेक्ट। इंटीग्रेशन करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहता है कि जिस लिमिट में सबसे ज़्यादा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन किया जाता है। इसका मतलब एक्स और वाई, जेड की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल है तो जेड की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए मैंने डी जेड पहले लिखा है। फिर वाई की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वाई की लिमिट में क्या है, ज़्यादा वेरिएबल है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, क्या है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट है। क्लियर? इस बात को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ समझते हैं, ध्यान देना इधर। और एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। सपोज करें कि हमारे पास में एक सिचुएशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 3। इससे जो बाउंडेड सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आप ये दोनों कर्वों को अगर देखते हैं तो आपको एक किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये हमें ये वाला दिखाई दे रहा, ध्यान देना इधर, एक्स वाई और ये क्या हो गया, जेड। इसको अगर देखा जाए तो एक आई की इक्वेशन दिखाई दे रही है, 2 डायमेंशनल पैराबोला। देखिए मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूँ, एक्स डेस और वाई डेस, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस में पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स कहाँ रहेगा, इसका ओरिजिन पर रहेगा। और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर रहेगा। तो आपको बाउंडेड एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है, यही वाला निकालना है ना, ठीक है। अगर इसी डायग्राम को मैं 2 डायमेंशन में अगर बनाता हूँ तो देखिए, एक तो एक्स एक्सिस में पैराबोला बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, वाई एक्सिस में बनेगा तो ऐसा बनेगा। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास में कुछ ऐसा कुछ डायग्राम ये वाला यहाँ पर बनेगा, एक्स वाई प्लेन में बना है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा, ये ओरिजिन है, ठीक। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पर बना है, z इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक ले जाना है इसको, z इज इक्वल टू 3 तक ले जाना है। z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। z इज इक्वल टू 0 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो आपको ये डायग्राम को ले जाना है कहाँ तक, 3 तक ले जाना है। तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ तक एक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आपको इससे मिलकर जो ये सॉलिड बना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इस सॉलिड का क्या करना है हमें, यहाँ पर वॉल्यूम, इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सेम वैसे ही बाउंडेड करेंगे हम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डी जेड डी वाई डी एक्स वगैरह, इस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है। पहली बात तो ये देखिए कि जेड में कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड किया है, यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जेड इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा। अब नीचे वाला इसका एरिया निकालना होगा, जो अभी हमने जस्ट इस सिलेंडर को समझा था, सेम इसी प्रोसेस से इसका एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसका नाम क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलल टू, मैंने क्या किया, वाई एक्सिस स्ट्रिप बना दी। वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है, √x है। सारी बातें हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन में समझी है, ठीक है, ये सॉरी डबल इंटीग्रल में। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, √x है। क्लियर? अच्छा, ये 1 1 है, 1 1। आप देखेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा, तो x इज इक्वल टू कहाँ से वेरी हो रहा, 0 से लेके 1 तक वेरी हो रहा। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम ये पाएंगे कि इसका पूरा हम जो डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा सॉलिड बना हुआ है, इस सॉलिड का पूरा हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पर, 3-4 एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस सिचुएशन में इसकी ओरिजिनल मीनिंग क्या होती है, कैसे वॉल्यूम, ये बातों को हमने यहाँ पर समझा है। लेकिन एक्चुअल जब क्वेश्चन मिलेगा हमें, तो किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स।
और बड़े, क्या कर रहा है ये? यार छोटे, तू फिर आ गया दिमाग खाने। तू जा यार। अरे हुआ क्या, बता तो। क्या लिख रहा है ये? छोटे देख, दिमाग मत खा, मुझे फॉर्म भरने दे। किसका फॉर्म भर रहा है तू? यार छोटे, कॉलेज का फॉर्म भर रहा हूँ, तू जा यार। अच्छा बड़े, तुझे पता है एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें तू लिख नहीं सकता। अगर तू लिखेगा तो उसमें फाइन भरना पड़ेगा तेरे को। क्या बात कर रहा है छोटे? ऐसा कौन सा फॉर्म होता है? अरे बड़े, प्लेटफॉर्म। अपने मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। देखिए एक स्फीयर है और उसका रेडियस कितना ये है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास में मान लिया जाए कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर को कहाँ पर रखा है हमने, कि सपोज करें कि हमारे पास में 3 डायमेंशनल मॉडल है और इस मॉडल में अगर इस स्फीयर को देखा जाए तो यदि मान लिया जाए इसका ओरिजिन है, ओरिजिन पर अगर इस स्फीयर को रख दिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी। ये देखिए हमारे पास में ऑक्टेन कितने हैं, देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया जेड, और पीछे साइड में क्या हो गया जेड माइनस हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से पीछे भी 3 डायमेंशनल मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए यदि मान लिया जाए कि ये स्फीयर है और इस स्फीयर को कहाँ पर रखा है, इसका जो सेंटर है इसके ओरिजिन पर रखा है। इसका मतलब ये जो स्फीयर है वो कहाँ कहाँ पर आएगा, देखिए इधर भी आएगा इस प्रकार से, इधर भी आएगा। कुल मिला के इसके 8 पार्ट बना लीजिए आप। इस स्फीयर को क्या करते हम, इस प्रकार से 8 पार्ट कट कर देते और बीच में से भी कट कर देते, सारे एक एक पार्ट को यहाँ पर रख देते हम। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी 4 पार्ट रख देंगे तो आपके पास में पूरा एक कंप्लीट एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जितना पार्ट आया उतना ही इसमें भी है, उतना ही इसमें भी, उतना ही इसमें भी है, सारे में क्या हो गए एक जैसे पार्ट यहाँ पर दिखेंगे, सिमेट्रिक रहेगा मतलब पूरे 8 ऑक्टेन में। ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसका रेडियस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो स्फीयर है हमने इसको ये कंसीडर किया कि इसका जो ओरिजिन है, सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम निकालने के तो हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक तो मेंसुरेशन में हमने देखा था कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और आपके पास में आर की वैल्यू कितनी, रेडियस कितना है, ये है तो 4/3 पाई और ए क्यूब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम कितना आना चाहिए आपके पास में, 4/3 पाई ए क्यूब आना चाहिए। एक तो तरीका ये हो गया मेंसुरेशन का। दूसरा तरीका हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म है। क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। और दूसरा है पोलर फॉर्म। क्या है, पोलर फॉर्म। हमने जब इंटीग्रेशन किया था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, तो वहां पर हमने कार्टेशियन फॉर्म से सेम यही वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, फिर भी और एक बार समझ लेंगे हम शार्ट में। फिर उसके बाद में हमने वहां पर यह भी बात सीखी थी कि किस प्रकार से कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है, तरीका क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये बात भी हम सीखेंगे। फिर पोलर फॉर्म से इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। क्लियर। क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से तो बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना, पोलर फॉर्म से भी सिंपल है ये, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से कार्टेशियन फॉर्म से पहले पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। क्लियर। थोड़ा सा एक शार्ट में समझ ले कि कार्टेशियन फॉर्म से हम इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, इधर मेरे पास में क्या है, यहाँ पर एक स्फीयर है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो एक्स पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा एक्स नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा एक वाई पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा वाई डैश ये नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से जेड नेगेटिव किधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा जेड नेगेटिव, जेड डैश लिख देता हूँ मैं इसको, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास में बना है यहाँ पर स्फीयर। इस प्रकार से स्फीयर ऐसा बना हुआ है कि जो स्फीयर का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है इसका।
और स्फीयर की इक्वेशन क्या है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पहले इस स्फीयर को एक एक्सिस में बाउंडेड करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले उसको एक एक्सिस में बाउंडेड करते। कैसे, मान लिया जाए कि मैं अगर यहां पर जेड की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान देना इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू कितना है, ए स्क्वायर। जेड स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। बात समझ में आई। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि हम तीनों फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये तो हो ही गया खैर मेंसुरेशन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लेकिन करेंगे इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में देखना है तो इससे पहले जब हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किया था वहाँ पर पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने किस प्रकार से कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व किया जाता है वो समझा था। फिर उसके बाद में कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कैसे क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाता है ये भी बातें सीखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अभी तो मैं लिमिट यहाँ पर निकालना हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए जेड की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या इंडिकेट करता है। देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है। जेड पॉजिटिव और इधर कहा है जेड नेगेटिव है, स्फीयर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यहां से लेके यहां तक बाउंडेड करना है ना आपको इसको। तो यहां पर जेड की वैल्यू कितनी है, जेड इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो हमें ये मालूम है कि जब ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाता है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये होता है फार्मूला, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला होता है। क्लियर। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये इंडिकेट करेगी, ये जो प्लस लिखा हुआ है इसमें ये पता चलेगा कि ये प्लस जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, जेड इजिकल टू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके जेड नेगेटिव इधर दिखाएगा तो माइनस और अंडर रूट प्लस, ध्यान देना इधर फिर से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जेड की वैल्यू माइनस नेगेटिव से कहाँ तक जाएगी, प्लस नेगेटिव तक। फिर से और एक बार, आपका जो स्फीयर जेड में पॉजिटिव इधर दिखा रहा, स्फीयर इधर भी गया, जेड एक्सिस में भी रहेगा क्योंकि ये पूरे 8वां ऑक्टेट में रहेगा। ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस से लेके क्या हो गया, प्लस तक ये पहुँच गया। क्लियर। अच्छा, माइनस से प्लस की ओर क्यों पहुँचा, हमें मालूम है कि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव, ये जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी कर रहा है। देखिए जेड एक्सिस का काम खत्म हो गया, जेड को मैंने हटा दिया। क्लियर। अब आप देखेंगे कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y वेरी करेगा, y इज वेरी फ्रॉम y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर। y का भी काम खत्म हो गया, अब कौन बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इससे वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा ये माइनस ए से लेके प्लस ए तक। भाई इसकी रेडियस कितनी है, ये है, तो माइनस ए से लेके प्लस ए तक, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए टू ए। तो ये बन जाएगी इसकी लिमिट। सबसे ज़्यादा वेरिएबल काय में है, जेड एक्सिस में, तो जेड की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे। फिर उससे कम वेरिएबल किस लिमिट में है, तो इस लिमिट में है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये अलग है ना, वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उस देखिए सबसे ज़्यादा वेरिएबल काय में इसमें, तो इसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इससे कम वेरिएबल किस में है, इसमें है। किसकी लिमिट है ये, y की लिमिट, तो y की रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन।
सबसे कम वेरिएबल मतलब कांस्टेंट किस में है, एक्स में है, तो एक्स की रिस्पेक्ट बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? ध्यान देना इधर, इसको मैं हटा रहा हूँ यहां से, ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सॉल्व सिस्टमेटिक हम इसको कर देंगे। या तो ऐसा करिए, या तो फिर आपको मालूम है कि ये जो स्फीयर है कहाँ पर रखा है, इसका सेंटर इसके ओरिजिन पर रखा है, और आपने ये देखा कि यहाँ पर जो स्फीयर दिखेगा आपको आठों ऑक्टेन में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इधर भी, चारों ऑक्टेन में इधर भी और चारों ऑक्टेन में इधर भी है। सभी में क्या है, ये सिमेट्रिक है। केवल यदि आप एक ही ऑक्टेन का अगर वॉल्यूम निकालते हैं और उसका 8 टाइम करते हैं तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो सिचुएशन बनी थी, ध्यान देना इधर, हमारे पास में जो सिचुएशन बनी थी वो कैसी सिचुएशन थी, ऐसी एक्स वाई और ये क्या हो गया जेड, और ये क्या हो गया ओरिजिन हो गया। क्लियर? स्फीयर जो बना था वो इस प्रकार से बना था। हम क्या करते, एक ही ऑक्टेन में ओरिजिन से एक समय कहाँ तक वेरी कर रहा, 0 से वाई, अगर मान लिया जाए इसी का अगर वॉल्यूम निकाल रहा है तो ये वाला पार्ट कहाँ पर है, 0 से लेके एक्स एक्सिस में जहाँ तक भी हो गया है, 0 से लेके वाई एक्सिस में जहाँ तक भी गया, 0 से लेके जेड एक्सिस में जहाँ तक भी गया, तो ऐसा हम बाउंडेड करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं लोअर लिमिट क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ, जेड इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 0 टू वाई इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू ए, और डी एक्स डी वाई, सॉरी पहले जेड की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन और फिर वाई की रिस्पेक्ट और फिर एक्स की रिस्पेक्ट। मैंने क्या किया, सबकी लोअर लिमिट क्या कर दी, 0 रख दी, और उससे क्या इफेक्ट आएगा समझ में आ गया आपके। मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक ले लिया कि एक्स एक्सिस में कहाँ पर हुआ, और पहले क्या कर रहे थे हम, एक्स एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे थे। इसका मतलब इसको यहाँ से बाउंडेड कर रहे थे यहाँ तक, वाई में यहाँ से बाउंडेड कर रहे थे यहाँ तक, और जेड में यहाँ से बाउंडेड कर रहे थे यहाँ तक। इसका मतलब इंड टू इंड कर रहे थे पहले काम, अब ओरिजिन से इंड की ओर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। और आप देखेंगे कि एक ऑक्टेन का वॉल्यूम इतना होगा तो पूरा कंप्लीट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर ना? टोटल 8 ऑक्टेन है, तो हमने 1 का निकाल रहे तो इतना, और फिर इंटू 8 करेंगे तो इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग क्या बन जाएगी, एक जैसी बन जाएगी। क्लियर? दूसरा तरीका, आप यहां पर देखते हैं कि यहां पर कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है इवन फंक्शन। आपको इवन की प्रॉपर्टी मालूम है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों अगर लिमिट एक जैसी है और अपोजिट साइन है तो क्या हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, 0 से ये, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। बात समझ में आई? ऐसा क्या हो जाएगा, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू। ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, और जब भी इवन फंक्शन होता है तो सामने क्या आ जाता है, 2 लग जाता है, और लोअर लिमिट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चलिए ठीक है, ये जब फंक्शन इवन है तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों लिमिट क्या है, एक जैसी है, अपोजिट साइन है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, y इज इक्वल टू 0 से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन 2 लग जाएगा, इसका भी 2 लग जाएगा सामने। जब इवन है लोअर लिमिट 0 होगी, ये डबल हो जाएगा। अगेन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी है, तो क्या हो जाएगा, 0, अपोजिट साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ये, और अगेन हमारे पास में 2 आएगा। ओवरऑल अभी तक हमने ये देखा कि भाई हमने मैथमेटिकली इसको देखा, ठीक है। मैथमेटिकल कैसे, इवन ऑड फंक्शन अगर हमने अप्लाई किया तो भी यहाँ पर 8 आ रहा, और प्रैक्टिकली हमने देखा कि भाई क्यों आ रहा है 8, तो उसका कारण भी हमें पता चला कि 8 ऑक्टेन है, और 8 ऑक्टेन में क्या हो रहा कि ये स्फीयर हर जगह इक्वल
एरिया बना रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हम केवल 0 टू स्टार्ट कर रहे हैं सारी लिमिट को, तो यही वाला अब हमारे पास में वॉल्यूम आएगा और उसका 8 टाइम करेंगे तो पूरे फुल वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आप वहाँ पर पहले तो आप सॉल्व करके देखिए, आप पहले जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करिए। जब जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे डी जेड डी वाई डी एक्स, है ना, पहले जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर 1 है, अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद में जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा, लेकिन याद रहे जब भी जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी रहेगा कैलकुलेशन, वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, जेड तो रहेगा ही नहीं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। आप बना के देखना, और न बने तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन हमने वहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, एक्चुअल क्या है, हम इस क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, सॉरी पोलर फॉर्म से, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा था पिछले बार ट्रिपल इंटीग्रेशन जब सीखा था कि किस प्रकार से कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए स्फीयर के लिए क्या कंडीशन यहाँ पर होती है और क्यों होती है, सारी बातें हमने डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि कार्टेशियन से पोलर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो जो उसकी प्रोसेस है आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअल कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान देना इधर। कार्टेशियन से जब भी पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आर साइन थीटा और कास फाइव, ठीक है। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और साइन फाइव, और जेड इक्वल टू क्या होता है, इधर लिख रहा हूं मैं, एंड जेड इक्वल टू लेट, क्या लेट, ये सपोज किया जाता है जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कास थीटा, ठीक है। एंड देन डी एक्स डी वाई और डी जेड, और इसको क्या लिखा जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाइव। बात समझ में आ गई क्यों लिखा जाता है, ये सारी बातें हमने, थोड़ी सी लंबी कहानी है इसकी, ठीक है, हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में सीखा। अगर नहीं मालूम तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जब भी आप कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार से हमें सपोज करना होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव क्यों आता है, क्लियर, ये सारी बातें आपको वहाँ से मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देना, एक्स वाई जेड को काय में कन्वर्ट कर दिया आपने, आर थीटा और फाइव। यहाँ पर स्फीयर कैसे बनेगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ठीक है, कैसे बनेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देना इधर। देन एक्स वेरीज फ्रॉम, एक्स वेरीज फ्रॉम, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एक्स नहीं आर, क्योंकि हमने क्या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। थीटा वेरीज फ्रॉम, थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, और फाइव इज वेरीज फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ये बात आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिर से और एक बार समझिए, ध्यान देना इधर। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी जेड एक्सिस, ठीक है। ये बन गया इसका ओरिजिन, समझ में आ गई बात। सपोज करें कि हमारे पास में कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर क्या है पॉइंट पी है, और इसको अगर यहाँ से ज्वाइन किया जाए, देखिए ध्यान देना इधर, यहाँ से अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा डिग्री का ये इसने क्या किया एंगल बनाया, और जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 5 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस सिचुएशन के हिसाब से किस प्रकार से स्फीयर बनेगा, इस बात को आप समझना, ठीक है, ध्यान देना। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहाँ। ये हमारे पास में मॉडल है, मान लिया जाए कि मेरे पास में यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, आप इससे समझेंगे तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट पी है, ठीक, कौन सा पॉइंट है,
P है, और उस P पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ ओरिजिन से। देखिए इस P पॉइंट को क्या कर देता हूँ मैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ। यदि आप P पॉइंट को यहाँ पर ओरिजिन पर वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 0, और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, ये है, रेडियस कितनी है, ये है। यहाँ पर R की वैल्यू मतलब रेडियस कितनी है इसकी, कहने का मतलब एक स्फीयर बनने वाला, अभी कैसे बनेगा उस पर देखेंगे हम, और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है, ये है। इस पॉइंट से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x एक्सिस से देखना, इस पॉइंट को x एक्सिस के 0 से ऐसा लेके, मैं ऐसा लेके यहाँ तक 180 डिग्री तक घुमा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक, 180 डिग्री तक। ध्यान देना इधर, मैं क्या करता हूँ, x एक्सिस से क्या किया मैंने, इसको 180 डिग्री तक घुमाया ऐसा, ठीक। ये यहाँ पर मान लिया जाए कि ये क्या है, ये x डैश है, और यहाँ से रोल किया मैंने इसको, तो कहाँ तक गया, थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 180 मतलब पाई तक हमने क्या किया, इस प्रकार से घुमाया। और इसको घुमाने के बाद में जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से मैंने क्या किया, इस रिंग को, ये हाफ सर्कल बन गया आपके पास, इस हाफ सर्कल को ऐसा पूरा रोल करते हुए, इस प्रकार से पूरा रोल करते हुए पूरा ऐसा घुमाया, रिवॉल्यूशन किया, मतलब घुमाया ऐसा इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि ये जो रिंग है ना, ये रिंग देखिए, मेरे पास में एक रिंग भी है, ये हाफ इस प्रकार से रिंग है, देखना। इस रिंग को क्या करता हूं मैं, इस प्रकार से गोल घुमाता हूं, कौन से, जेड एक्सिस में, और वापस यहां तक ले आता हूं। तो जहां जहां से रिंग गई है, वहां से वापस यहीं पर आ गई वापस, ठीक है। जहां जहां से रिंग गई है, वहां से अगर आप इसको ट्रेस करते तो आपके पास में क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखना फिर से और एक बार, मेरे पास में क्या है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से इस रिंग का डिस्टेंस कितना है, किसी भी डिस्टेंस को देखिए आप, मैंने क्या किया है, ये सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। यहां से अगर आप देखते हैं कि रिंग के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है, तो वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0 to क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लिमिट निकालते कैसे है, कई तो रट ही लेते हैं, ठीक है ना। रटने का मतलब भाई आप नहीं आ रही बात समझ में तो याद कर लो, क्वेश्चन तो एक जैसे ही आएगा, तो जहाँ पर भी बोला जाए वहाँ पर हम ऐसा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जब घुमा दिया तब कंसेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं है कि क्यों लिखा जाता है, ठीक है। फिर उस केस में क्वेश्चन गलत होता है। देखिए इसके ओरिजिन से इसकी रेडियस कितनी है, r, और r की वैल्यू कितनी है, ये। तो मैंने यहाँ पर r वेरीज फ्रॉम 0 to ये ओरिजिन से यहाँ तक। अब देखना थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के साथ में, थीटा को क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से ये पॉइंट P यहाँ पर है, ऐसा समझिए आप। पॉइंट P कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से यहाँ तक ले जाता हूँ, और जब यहाँ तक ले गया तो कितनी डिग्री घुमाया मैंने, पेन देखिए ना, यहाँ से लेके कितनी डिग्री घुमाया, 180 डिग्री। इसका मतलब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस में उसको 180 डिग्री तक घुमाया। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है इसका, वो कितना है, 0 डिग्री से लेके, ये 0 डिग्री पर था और फिर उसको 180 डिग्री पर ले गया, ठीक है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to पाई। बात समझ में आई। इसके सेंटर से, ये सेमी सर्कल है, इसके सेंटर से आर ये बन गया, रेडियस ये बन गया, मतलब आर की वैल्यू ये दी है इस क्वेश्चन में, ये बन गया। और फिर क्या किया, अभी ये सेमी सर्कल नहीं बना, एक्स एक्सिस से मैंने जब इसको ऐसा घुमाया ना, ऐसा बना, तो एक सेमी सर्कल बन गया। अब जेड एक्सिस से मैं देखना, ये सेमी सर्कल बन गया, जेड एक्सिस से मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ, देखिए ये जहाँ जहाँ से पहुँचा वापस वहीं पर लाया मैंने। कितनी डिग्री घुमाया मैंने, 180 हो गया, और 180 260, कितना, 2 पाई। 5 कहाँ से, 0 to 2 पाई। क्वेश्चन यहाँ पर यही तो उठता है कि भाई सर जब
हम कार्टेशियन में लेते तो माइनस से पॉजिटिव लेते, माइनस से पॉजिटिव लेते, और यहाँ पर 0 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 0 0 में सर्कल बन गया, ठीक है ना, बना, सॉरी स्फीयर बन गया। एक बार बिल्कुल 60 में यहाँ से ये एक पॉइंट मिला आपको, यहाँ पर उस पॉइंट को क्या किया आपने, देखिए इसके सेंटर से ये सेंटर है और ये एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ पर पी भी बनाया मैंने, ये पी पॉइंट है। तो 0 से ओरिजिन से पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? ये डिस्टेंस पर है, तो 0 से ये हो गया। और इसी को ओरिजिन से मैंने क्या किया, वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में क्या किया, ऐसा गोल घुमाया, गोल घुमाया, गोल घुमाया, पी पॉइंट को गोल घुमाया, तो आपके पास में एक सर्कल बना, सेमी सर्कल, और 180 डिग्री घुमाया, और सेमी सर्कल को मैंने इस प्रकार से पूरा घुमाया, तो आपके पास एक स्फीयर बन गया। और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा हमें यहाँ पर इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम का फार्मूला होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx या dv लिख देता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म, ठीक है। देन ये सारी बातें आपको लिखना होगा। और यहाँ पर क्या होगा, dv की वैल्यू क्या होगी, यानी कि और एक स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू v और dx dy dz, और आपको मालूम होना चाहिए कि r वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा, 0 to a, और थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, एंड 5 इज वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अच्छा, dx dy dz की वैल्यू क्या होती है, r स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा एंड डी फाइव इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, 5 इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई, साइन थीटा, देखिए सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो साइन थीटा को तो मैं कांस्टेंट लिख देता हूं मैं। और आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, आर स्क्वायर है ना, और r इज इक्वल टू 0 to a डी थीटा डी फाइव, ये हो गया। 5 इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 to थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई, साइन थीटा अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा और डी फाइव। जो कांस्टेंट आते जाता है उसको बाहर भी लिखते हुए जाते हैं हम, देखिए ये क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 5 इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to पाई और डी फाइव। आ गई बात समझ में। यहाँ पर देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस को बाहर लिख दूं क्या, अभी रहने देता हूँ, 5 इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, क्लियर, माइनस अपर लिमिट रखेंगे कास पाई, क्या होता है ये ऐसा समझिए आप, माइनस कास पाई माइनस कास 0, ठीक है, और माइनस कास पाई की वैल्यू होती क्या, -1, और माइनस कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और -2 माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डायरेक्ट 2, ठीक है, 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी 5, क्लियर ना। ये यहाँ पर मैंने अलग से कर दिया, कहाँ, माइनस पहले अपर लिमिट रखी तो कास पाई, और फिर लोअर लिमिट रखी तो कास 0, कास पाई -1, ये -0 1 होता है, तो ये माइनस और -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज इक्वल टू, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर देते, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 to 2 पाई, और इज इक्वल टू 2a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इंटू 2 पाई और -0, और इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, क्या हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। समझ में आई बात। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर से और एक बार समझिए,
बिल्कुल सिंपल तरीके से। यूजिंग अ ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है ना, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं, लेकिन समझने के हिसाब से और कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए इस हिसाब से हमने देखा कि वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। हाँ, ये फार्मूला यही वाला फार्मूला होता है। बड़ा सिंपल काम है, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू आर साइन थीटा कास 5 होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन 5 होता है, z इक्वल टू इतना होता है, dx dy dz के जगह आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी 5 लिखा जाता है। क्लियर? क्यों लिखा जाता है? तो हमने पोलर टू कार्टिजियन टू पोलर फॉर्म जब समझा था वहाँ पर सारी बातें डिटेल में समझी थी, ट्रिपल इंटीग्रेशन जब पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा और 5 कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा। ये सारी बातें हम क्वेश्चन के अंदर समझ चुके हैं, और नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, ये सारी लिमिट हमने यहाँ पर रख दी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो वेरिएबल तो कहीं पर है नहीं किसी भी लिमिट में, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करिए, कोई समस्या नहीं है। इसको और छोटा बनाया जा सकता है। देखना 5 इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई और d5। ठीक, क्यों? वो इसलिए क्योंकि लिमिट में क्या है, वेरिएबल नहीं है ना, पूरी लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। थीटा वाली एक टर्म है इंटीग्रेशन, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई और साइन थीटा डी थीटा, और आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर वेरिएबल रहेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0 टू ए और आर स्क्वायर डी आर। बस हो गया काम, मतलब वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा और 5 कांस्टेंट रहता है, थीटा के रिस्पेक्ट ये करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यूब बाय 3, तो ये क्यूब बाय 3 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास थीटा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 5 और 2 पाई आ जाएगा, और सबका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया। एक ही स्टेप में काम आपका हो गया। इसके बाद की आप डायरेक्ट ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या हो, कांस्टेंट टू कांस्टेंट हो, तभी ये अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखें। जब भी वेरिएबल में अगर टर्म रहेगा तो ज़्यादा वेरिएबल जिस लिमिट में रहेंगे उसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होता है, फिर उससे कम वेरिएबल वाले, फिर उससे कम वेरिएबल वाले। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और एंड जेड इज इक्वल टू 0। देखिए क्या बोला है। पहली बात तो गिवन कर्व से लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्या क्या कर्व दिए, तब समझ में आएगी बात। गिवन कर्व सार क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड सिलेंडर बोला है भैया, सिलेंडर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिलेंडर थोड़ी है ये, क्या है, सर्कल है, फिर सिलेंडर क्यों बोल दिया, देखेंगे अभी हम क्या मामला और है। एंड दी प्लेन्स वाई प्लस जेड, कर्वर नहीं दिए हुए यहाँ पर, प्लेन्स लिख देता हूँ मैं, या सिलेंडर है ना, गिवन सिलेंडर एंड प्लेन्स। ठीक है, क्या क्या प्लेन दिए, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 एंड जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक सर्कल बन रहा है और आपको बोला है कि ये सिलेंडर बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पर बोला है कि जेड इज इक्वल टू 0 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। हम 3D पढ़ रहे हैं ना, और 3D पढ़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन यहाँ पर आ रही है ये देखिए हमारे पास में क्या ये 3D मॉडल है, और 3D मॉडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस पर क्या एक सर्कल है। देखिए मैं सर्कल बना देता हूँ, ये यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से क्या है, सर्कल है, ये बना दिया मैंने सर्कल। देखिए एक सर्कल दिख रहा। अब इस सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सर्कल है जेड इज इक्वल टू 0 से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। जेड इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। वाई जेड प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन, ये वाई
और ये जेड, ये वाला प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पर कहीं पर ये ऐसा कोई एक तिरछा एक प्लेन है, इस प्लेन पर ऐसा कोई ये इस पर क्या है, इस प्रकार से तिरछा है, तो इस सिलेंडर को क्या कर दिया इसने, कट कर दिया। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार देखिए, मैं डायग्राम यहाँ पर समझ रहे हैं हम। देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। ये बात समझ में आ गई? क्या समझना है तो सिंपल ही काम है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। बात समझ में आई? ये एक्स वाई प्लेन है ना, इस एक्स वाई प्लेन पर सर्कल बना दिया, ये ऐसा, ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पर मैंने क्या किया, नीचे की ओर सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल क्या है, ये जेड एक्सिस है, 0 से लेके y प्लस जेड तक इस प्रकार से उठा हुआ है। क्या हुआ है, सर्कल यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से क्या है, इस प्रकार से उठा हुआ है। क्यों, यहाँ तक क्यों उठा है, ये ऊपर तक ऐसा गया है ये, ठीक है। जेड एक्सिस थोड़ी सी और ये जेड एक्सिस यहाँ तक मैंने बना दी, और ये जो सिलेंडर है ना इस प्रकार से ऊपर तक गया हुआ है ऐसा। लेकिन एक प्लेन है भाई, कौन सा प्लेन है, एक प्लेन है, कौन सा, y प्लस जेड इज इक्वल टू कौन, 3। इस प्लेन ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है। इस प्लेन ने क्या कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, तो ये ऊपर वाला तो फालतू हो गया। आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है इस सिलेंडर का, जो बचा हुआ है ऐसा तिरछा जो कटा हुआ है ना, उस सिलेंडर का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, जेड वेरीज फ्रॉम ये जो सिलेंडर बना हुआ है वो कहाँ से बना हुआ है, जेड इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक बना है, इस कर्व तक, कर्व नहीं, इस प्लेन तक बना हुआ है। तो इस प्लेन ने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसका मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, और यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3 माइनस वाई। तो जेड वेरीज फ्रॉम 0 टू 3 माइनस वाई। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जेड की वैल्यू 0, डायग्राम से तो ठीक है, हमें सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम मालूम होना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो जेड इज इक्वल टू 0 और जेड की वैल्यू यहाँ से निकाली तो कितनी आ गई, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, आप इसको ऐसा समझिए, ये x एक्सिस हो गई, ये x डेस और y डेस। जो ये सर्कल बना ना ये वाला, ये x y प्लेन पर बना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। 2D बन डायग्राम बना है, यहाँ पर 3D है, तो ऐसा बना हुआ है। x यहाँ पर y वेरीज फ्रॉम, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप बना देता हूँ, ऐसा समझ सकते हैं आप। y के पैरेलल मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक स्ट्रिप बना दी। इसकी रेडियस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 2, 0 और यहाँ पर कितना है, -2, 0 और ये हो जाएगा 0, 2 और 0, -2। ये हो गया। क्लियर? हमने क्या किया, y के पैरेलल स्ट्रिप बना दी, क्योंकि y की लिमिट मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझना है इस बात को। इसकी इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर इस कर्व में, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के नीचे y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो कर्व दिखाई दे रहा ना, ये वाला कर्व इधर देखिए, ये वाला कर्व इधर की ओर जो है ना, वो माइनस को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू माइनस है और इधर क्या है, ये वाला जो कर्व है वो क्या है, पॉजिटिव इंडिकेट करता है। क्लियर? तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो गया, ये सारे काम तो हमने 2D में खूब किए ना। फिर भी
क्वेश्चन हमें मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। एक्स वेरीज फ्रॉम, स्ट्रिप का काम खत्म हो गया। ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। वाई की लिमिट निकल गई, वाई को कट कर दिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐसा भी समझ सकते हैं। स्ट्रिप का काम खत्म हो गया। अब आप इस सर्कल में ये बताइए कि जो एक्स वेरी कर रहा, कहाँ से कर रहा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, -2 से लेके कहाँ तक जा रहा है ये सर्कल, +2 तक। कहने का मतलब -2 से +2। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं और यहाँ इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा, -2 टू +2। क्लियर। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब देखिए, ध्यान देना इधर, अब बिल्कुल सिंपल काम है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा लिमिट जिसमें है उसको सबसे लास्ट में लिखिए। आप देखेंगे कि मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएबल जिस लिमिट में है उसको सबसे लास्ट में लिखिए। आप देखेंगे कि इसमें 1 वेरिएबल है और इसमें भी 1 वेरिएबल है, तो इसको इधर लिखे कि ये इधर लिखे, तो किधर भी किसको लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। क्लियर, बात समझ में आई। फिर से और एक बार, जिस लिमिट में, तीनों में से जिस लिमिट में सबसे ज़्यादा वेरिएबल है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा वेरिएबल इसमें है, तो किसकी लिमिट है ये, जेड इज इक्वल टू 0 से 3 माइनस वाई। इसमें नहीं है, इसमें और इसमें बराबर ही है। आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी है, y की वैल्यू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके √4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, माइनस से लेके प्लस तक। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2 से 2 तक। और dz dy dx, इसका आर्डर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले z है तो इधर z, फिर y है तो y, फिर x है तो x। याद रखना, मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी उतने ही वेरिएबल है जितने इसमें है। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 से 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके √4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। और 1 का z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, z, और z इज इक्वल टू 0 to 3 माइनस वाई और dy dx, और इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 से 2 और y इज इक्वल टू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई और dy dx। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, ये क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी है, एक जैसी है ना, केवल साइन चेंज है। मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या है नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है सेम है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या है, 3 क्या है, इवन नंबर है, y क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन ऑड वाला अगर कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 से 2, लोअर लिमिट को 0 कर देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 0 से √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए y क्या है, ऑड है ना, ऑड फंक्शन है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट एक जैसी है, अपोजिट साइन है, तो उस केस में ऑड फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या बचा हमारे पास में, 3 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 3 और सामने क्या लग जाएगा 2, dy dx। आगे बात समझ में ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू -2 से 2 और 3 तो 6 से ही कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया 6, और y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y, और y इज इक्वल टू 0 से √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx 6, x इज इक्वल टू -2 से 2, इधर अपर लिमिट रखूँगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। आप देखिए ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। देखिए इवन और ऑड क्या होता है, और एक बार शार्ट में हमने इवन ऑड कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी और एक बार समझ लीजिए। इवन नंबर
अगर कांस्टेंट है तो इवन नंबर, एक्स की पावर अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर, ठीक है। और वैसे कास इवन होता है, कास थीटा, और ऑड क्या होते हैं, एक्स की पावर 1 और या एक्स की पावर ऑड नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और साइन थीटा ऑड होता है, ठीक है। क्यों, बड़ा सिंपल सा काम है कि आप एक्स के जगह अगर माइनस रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, तो देखिए माइनस एक्स की पावर मान लिया जाए कि एक्स की पावर मान लिया जाए कि 3 है, तो माइनस एक्स की पावर अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अगर माइनस सामने आ जाता है तो ऑड, और माइनस खत्म हो जाता है तो इवन। आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट क्या है, इसके इवन पार्ट है, इसलिए इसको भी डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 और √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ध्यान देना इधर, एक्स डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2, ठीक, एक्स बाय 2 और 0 to 2। देखिए 12 अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो 0, ठीक है भाई, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 साइन इनवर्स 1। क्लियर, इतना आ गया। देखिए अपर लिमिट यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू तो 0 और 2 टाइम कैंसिल, और 2 बाय 2 1 मतलब 1, और लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 0, एक्स की जगह 0 और साइन 0 इनवर्स 0 0, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 और साइन 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 12 पाई, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, या यूनिट क्यूब लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड ऑफ सिलेंडर ये एक्स वाई एक्सिस में ऐसा बनेगा सर्कल, और वो फिर जेड एक्सिस में ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ से, जेड इज इक्वल टू 0 से लेके वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इस प्लेन तक। ये प्लेन क्या करेगा, उसको कट करेगा। तो इतने सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। इसको बाउंडेड करेंगे, पहले जेड में कहाँ से कहाँ तक गया, तो 0 से लेके इस यहाँ तक गया कर्व, इस प्लेन तक, तो दोनों से जेड की वैल्यू निकाल दी। जेड वेरीज फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। वाई और एक्स की लिमिट हम इससे समझते कि स्ट्रिप बनाई हमने वाई एक्सिस के पैरेलल, कैसे बनाते ये सारी बातें हमने डबल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी थी, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी समझाता है इसको, ठीक है। वाई के पैरेलल बना रहे तो कर्व टू कर्व चलना पड़ेगा, तो कर्व टू कर्व हो गए। एक्स एक्सिस में देखा कि कर्व का काम खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू -2 से +2 तक जा रही है, तो हमने ये कर दिया, तीनों की वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई कर दिया, इंटीग्रेशन कर किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम कट ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर दिया हुआ है हमें, बाय द कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इस स्फीयर को क्या किया, कोन ने कट किया है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ध्यान देना इधर, गिवन स्फीयर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स सेंटर कहाँ पर है इसका, 0 0 0 ओरिजिन पर है, एंड रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस r इज इक्वल टू कितना है, ये है, ठीक है, इतना गिवन है। फिर से और एक बार क्वेश्चन को हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू, और कौन सा एरिया हमें निकालना है इस बात को यहाँ पर हमें समझना है। ध्यान देना इधर, ये क्या हो गया, x हो गया, y और z, ठीक है। सबसे पहले तो बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया है। इसका मतलब क्या है, एक स्फीयर है, तो एक मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक स्फीयर बना देता हूँ। ये इस प्रकार से स्फीयर बना दिए, ठीक, ये बना दिए स्फीयर। और स्फीयर रहेगा कैसा, ये सारे ऑक्टेन में एक जैसा रहेगा, मतलब
जो स्फीयर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में भी और सभी में क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। मैं यहाँ पर इसको इस पर और एक बार डिस्कशन करता हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारे पास में मॉडल था, सेम पहला क्वेश्चन जो किया था हमने, ये स्फीयर का जो ओरिजिन रहेगा, सेंटर रहेगा, वो ओरिजिन पर रहेगा। इसका मतलब इस प्लेन में भी, इस ऑक्टेन में भी, इस ऑक्टेन में भी, सारे ऑक्टेन में बराबर बराबर ये निकला हुआ रहेगा। क्लियर? चलिए इतनी बात तो यहाँ पर हो गई। इसका रेडियस कितना है, ये है, कितना है, ये है, और इधर भी ये और इधर भी ये, और ये जेड एक्सिस नेगेटिव एक्सिस में भी क्या रहेगा, ये रहेगा। बाय द कोन, कौन कट कर रहा है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन है वो इसको कट कर रहा है, इस बात को समझिए आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। यदि मान लिया जाए कि जेड की वैल्यू अगर मैं जेड, कौन कैसे बनेगा ये भाई, कौन की इक्वेशन कैसे बनी, आप इस बात को समझिए। आप यहाँ देखिए, ये हो गया एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन में बनेगा ये, एक्स वाई प्लेन में, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। और इधर की ओर मैं अगर ये करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जेड डैश हो गया। ठीक, जेड की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ तो जेड की वैल्यू जीरो रखूँ तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब रेडियस कहाँ रहेगा, जीरो रहेगा। ये यहाँ पर एक डॉट बनेगा। अगर जेड की वैल्यू अगर वन रखूँगा मैं, तो वन का स्क्वायर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सर्कल बनेगा, एक जेड इजिकल टू वन पर बनेगा ना, जेड इजिकल टू वन रखा मैंने, तो जेड इजिकल टू वन पर रखेगा, सर्कल बनेगा ये यहाँ पर, इस प्रकार से सर्कल बनेगा। जेड इजिकल टू अगर टू रख दूँ या थ्री रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 9। जेड इजिकल टू अगर 3 रखा तो कितना हो गया, 9। इसका मतलब 3 रेडियस का सर्कल ये यहाँ पर बनेगा। बनेगा कि नहीं, बनेगा नहीं बनेगा, सही बोल बना रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर 4 रखा इस टाइप से, आप देखेंगे कि सर्कल क्या है, यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में सर्कल क्या होगा, यहाँ पर बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके पास में क्या हो गए, सर्कल बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो आपने देखा कि जेड की वैल्यू जब जीरो रखी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू जीरो, मतलब सर्कल यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, एक डॉट बनेगा। मतलब ऐसे ही अगर जेड की वैल्यू नेगेटिव अगर रखी जाए तो, नेगेटिव रखेंगे तो इस साइड में बनेगा, ये बनेगा कि नहीं, कोन, तो डबल कोन, एक ऊपर भी बन गया जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में इधर से कोई कोन है इस टाइप से, और ये कोन क्या है, इधर की ओर इस प्रकार से आया हुआ है, इधर से भी इस प्रकार से आया। और सेम जेड एक्सिस, जेड डैश, तो जेड डैश में भी कैसे होगा, इस प्रकार से कोन आएगा नीचे, और इधर से भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये ऐसा क्या हो जाएगा, कोन रहेगा। अब समझ में आई ना बात। अब ये जो कोन ने क्या किया, स्फीयर को कट कर दिया, उस स्फीयर का जो कट वाला भाग है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो कोन ने इसको स्फीयर को कट किया वो क्या है, एक्स वाई प्लेन से क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो गिवन कोन, गिवन कोन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बाय सिमेट्रिक फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ये बात समझ में आई, एक्स वाई प्लेन से क्या है, सिमेट्रिक, जितना नीचे उतना ही ऊपर है। क्लियर। और जब सिमेट्रिक है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूजिंग बाय पोलर फॉर्म से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, पोलर फॉर्म से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म से सॉल्व किया जाए तो आर वेरीज फ्रॉम। ठीक, और या तो फिर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं, आर इज वेरीज फ्रॉम। कहाँ से कहाँ तक होगा आर की वैल्यू, रेडियस क्या है इसका, 0 से लेके ये तक, 0 टू ये। हमारे पास में इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। ठीक है,
हमें मालूम है कि जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्स इजिकल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा कास 5, और वाई इजिकल टू क्या होता है, आर साइन थीटा एंड साइन 5, एंड जेड इजिकल टू क्या होता है, आर कास थीटा होता है, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड इजिकल टू आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा और डी 5, ये होता है। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर 5, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमने आर स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा 5 कास स्क्वायर 5 कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और कॉमन क्या निकला, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो फिर इसको बोला जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से, 0 to π/4। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to π/4 वेरी करेगा। एंड 5 जो है इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से, 0 to 2π, 0 to 2π। जो 5 है, देखिए जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस में तो कोण बनाई है, तो आपको जेड एक्सिस में तो पूरा रोटेट करना ही पड़ेगा ना, 360 डिग्री तक रोटेट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर थीटा है, थीटा के साथ में जो एंगल बन रहा, तो थीटा में तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, केवल 45 डिग्री तक। वैसे आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है, यहाँ से जो एंगल बनेगा तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट करना है एक्स का। तो सॉल्व करके भी देखा हमने, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, 0 to π/4। नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी वी, है ना। तो इज इक्वल टू, देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन आर की वैल्यू 0 to a, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to a, और थीटा की वैल्यू 0 to π/4, थीटा इज इक्वल टू 0 to π/4, और 5 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 to 2π, ठीक है। और डी आर डी थीटा, इसको क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा और डी 5 इज इक्वल टू, ध्यान देना सबको अलग अलग लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कांस्टेंट टू कांस्टेंट ही चलना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0 to 2π d5, थीटा इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन थीटा और डी थीटा, और आर इज इक्वल टू 0 to a आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और 0 to 2π इंटू, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कास थीटा और 0 to π/4 और इंटू r³/3, ठीक है, r³/3 और 0 to a, सारी वैल्यू रखते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 2π - 0 तो 2π, यहाँ पर π/4 कास π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1, कास π/4 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय √2, है ना, और माइनस माइनस प्लस कास 0 1 इतना हो गया, और इंटू a³ डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 a³ पाई इतना हो गया, और ये √2 आ जाएगा, तो √2 - 1 कितना हो जाएगा,
√2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, क्या हो जाएगा √2 - 1। चलिए ठीक है, और √2 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए ऊपर नीचे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, और √2 तो 2 - √2, 2 - √2, ये हो जाएगा इसका फाइनल वॉल्यूम। लिखेंगे हम क्यूबिक यूनिट, है ना। समझ में आई बात? फिर से और एक बार, हमने इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व किया, आप चाहो तो इसको कार्टेशियन भी सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू नेगेटिव से मतलब एक तो जेड की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू इससे निकल जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² - x², और x की वैल्यू प्लस माइनस ये। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर से ध्यान देना, फाइंड द वॉल्यूम कट ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर को इस कोड ने जो कट किया है वो वाला वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। गिवन स्फीयर ये है, सेंटर हमें मालूम है कि इसका ये होगा, रेडियस ये होगी, क्लियर। जो कोण दिया हुआ ये है, जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया तो हमें ये मालूम होना चाहिए ये बातें, ठीक है। कैसे करते हैं तो ये सारी बातें हमने पहले सीख ली थी जब ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर x, y और z की वैल्यू हमने रखी और हमने देखा कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही, π/4। इसका मतलब 0 to क्या हो जाएगा, π/4 थीटा की वैल्यू होगी। और 5 कहाँ से वेरी करेगा, क्योंकि z, देखिए जो थीटा और 5 होता है ना पोलर कोऑर्डिनेट में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रहे एक तो r जो होता है इसकी रेडियस होती है कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा, तो ये तक जा रहा है, ये तो क्लियर है। थीटा जो होता है वो पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ये सारी बातें समझी थी। ये जो पॉइंट P है तो उसके साथ में x एक्सिस का जो कोण एंगल बनेगा, ठीक है, ये होता है थीटा, और z एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो होता है फाई। तो आपने देखा कि ये क्या है, z एक्सिस में बना हुआ है कोण, तो z एक्सिस में तो पूरा राउंड लगाना पड़ेगा ना, तब तो ये पूरा एरिया निकलेगा। समझ रहे हैं ना बात को भाई, ये स्फीयर है, z एक्सिस में कोण बना हुआ है, जो कोण बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, ऊपर z एक्सिस में। तो z एक्सिस में पूरा आपको एरिया कवर करने के लिए पूरा एक राउंड लगाना पड़ेगा, तब ये पूरा एरिया बनेगा। देखना यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, ऊपर कोण बना हुआ है, कोण ने जो स्फीयर को कट किया वो वाला वॉल्यूम निकलना है। तो z एक्सिस में बना है ना कोण, तो z एक्सिस में पूरा राउंड लगाएंगे तब उसका पूरा एरिया कवर होगा। तो ये फाई जो होगा, ये फाई होता है, तो फाई जो होगा वो 0 to 2π होगा, अरे π/4 तक होगा, क्लियर। π/4 तक ये क्लियर समझ में भी आ रहा कि x में तो बना नहीं है कोण, तो x एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये छोटा सा एंगल बनेगा यहाँ पर, और वो एंगल कितना है, π/4। और फिर तो सिंप्लीफाई किया हमने, इसमें सिंपल काम था। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस। देखिए y = x² एंड x = y²। एक पैराबोला दिए हुए है, यहाँ पर भी पैराबोला है, यहाँ पर भी। अच्छा, x y प्लेन की बात की है ना, एंड दी प्लेन z = 0 to 3। क्या मतलब है इसका, z = 0 to z = 3। देखिए पहले तो क्या करता हूँ मैं, इसको x एक्सिस और y एक्सिस में हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इधर x और y, x डैश और y डैश, ध्यान देना इधर। y = x² मतलब पैराबोला बनेगा ये ऐसा, इस प्रकार से पैराबोला बनेगा, और x = y², x = y² यानी इस टाइप से पैराबोला बनेगा। अगर 2D में अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास में ये एक क्या है, रीजन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं आप। यदि देखते हैं इसमें 2D में, तो 2D में आपके पास में डायग्राम इस प्रकार से बना। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के क्या बोला है कि z = 0 से लेके z = 3 तक, ठीक है। अब इस 2D वाले डायग्राम को क्या करना है, ये यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बना है। ये कैसे बना मालूम है ना भाई, पैराबोला है y = x², किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है। अच्छा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो y एक्सिस में पैराबोला बनेगा और इसका वर्टेक्स कहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा। x = y² मतलब आप देखेंगे कि दोनों में से पावर सिंगल किसकी है, x की है, तो ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, वर्टेक्स कहाँ पर रहेगा, इसका ओरिजिन पर रहेगा, ठीक है ऐसा। अब हमें ये बोला है कि z = 0 से लेके z = 3 तक। तो देखिए ये z एक्सिस है,
तो यहाँ पर तो जेड इजिकल टू कितना है, 0 है। यहाँ पर नीचे ओरिजिन पर क्या है, जेड इजिकल टू 0 है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर बनाए हैं। और जेड इजिकल टू 4, जेड इजिकल टू 4 मतलब इसी डायग्राम को ऐसा ऊपर उठाया है, कहाँ तक, जेड इजिकल टू 4 तक। कहने का मतलब, और इसका अगर 3D डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा, जेड। देखिए हमारे पास में जो पैराबोला बना है ये एक्स वाई प्लेन पर बना हुआ है, ठीक है ना। जो बाउंडेड रीजन है कहाँ पर बना हुआ है, एक्स और वाई प्लेन पर इस प्रकार से बना हुआ है। अब तो जेड इजिकल टू कितना, 3 दिया हुआ है, मतलब मान लिया जेड इजिकल टू 3 यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें इसी को क्या करना है, ऊपर की ओर उठाना है, और वाई इजिकल टू 3 तक का ये वाला हमें यहाँ पर रीजन फाइंड आउट करना है। देखना है फिर से और एक बार, हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया, तो ये वाला वॉल्यूम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई ना, ये वाला वॉल्यूम यहाँ फाइंड करना है। कहने का मतलब ये वाला जो बना था ना, इसी को आपको सेम इसी ऐसा करके क्या करना है, आपको ऊपर उठाना है, और ऊपर कहाँ तक उठाना है, जेड इजिकल टू 3 तक उठाना है, ठीक है ना। और इसका हमें वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो ये सारी कहानी लिखेंगे हम कि जो रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस दिस एंड दिस इन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पर इस प्रकार से बनेगा, एंड दिस प्लेन इज बाउंडेड बाय जेड इजिकल टू 0 to 3, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर, एक्स वेरीज फ्रॉम एंड वाई वेरीज फ्रॉम, एंड जेड वेरीज फ्रॉम। आप थोड़ा सा इसको 2D में फिर से समझिए आप इसको। ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये एक्स प्लेन है, ये क्या है, वाई है, और सॉरी ये डायग्राम किस प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये इधर गया और इधर ये गया। इसका नाम क्या था, ये वाई एक्सिस में बना है, इसका मतलब वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक्सिस में बना है, मतलब एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर, है ना। ऐसी था। आपने अगर मान लिया ये स्ट्रिप बनाई ऐसी, स्ट्रिप कैसे बनाई, वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई, या एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओ, ठीक है। एक्स कोई जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओ। हमने पिछले क्वेश्चन में वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई थी, यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि वाई एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, या वाई स्क्वायर, और स्ट्रिप जिसको टच कर रही है, स्ट्रिप जिसको टच कर रही है वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट वाई तक वेरी करेगा। वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आप देखेंगे कि दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1, 1। तो इसमें इतने बाउंडेड एरिया में y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 0, और y की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। z कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो यहाँ पर आपको बोला ही है कि z की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो z वेरीज फ्रॉम 0 to 3, ये हो गया। अब नाउ वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन v और dv। ध्यान देना इधर, ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा वेरिएबल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू लिमिट में। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर से लेके रूट वाई, और फिर उससे कम वेरिएबल काय में है, तो आप ये दोनों में एक जैसे ही है, तो 0 to 1 और जेड इज इक्वल टू 0 to 3, ठीक है। और डी एक्स, डी वाई और डी जेड, जेड इज इक्वल टू 0 to 3 और वाई इज इक्वल टू 0 to 1। ये एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई स्क्वायर टू रूट वाई और डी वाई डी जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 to 3 और वाई इज इक्वल टू 0 to 1। अपर लिमिट रखेंगे तो रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई डी जेड। वाई की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई रेस टू दी पावर 3/2 और
you.